हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज हम होम साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं और टॉपिक के साथ उसके डिस्कशन पॉइंट भी लाए हैं। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। चैनल पे बहुत से ऐसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वीडियो डाले गए हैं। आप अगर अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके और बेस्ट तरीके से करना चाहते हैं तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। आते हैं हम आज के अपने पहले टॉपिक पे। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सबके डिस्कशन पॉइंट साथ में इंक्लूड किए गए हैं। पहला पॉइंट है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है? तो नॉर्मली भी बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किन्हें बोलते हैं, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे दिया जाता है कि नलिका विहीन ग्रंथियों को। तो वैसे में जो जिन्हें नहीं पता होता है उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ आप ध्यान से देखिए, आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं। एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सब्जेक्ट होम साइंस है तो ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका विहीन ग्रंथियाँ ही अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इन ग्रंथियों में कोई नलिका नहीं होती बल्कि इनके चारों ओर सत कोशिकाओं का घना छायादार वृक्ष सदृश जाल बिछा रहता है, जिसके माध्यम से ये स्रावी पदार्थ को सीधे रक्त में डाल देती हैं। नेक्स्ट है बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। तो बहिःस्रावी ग्रंथियाँ किन्हें बोलते हैं? तो नलिका युक्त ग्रंथियों को ही बहिःस्रावी ग्रंथियाँ कहा जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के अपोजिट कर दीजिए, जिनमें नलिका विहीन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं तो नलिका युक्त ग्रंथियों को बहिःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। यकृत, लार ग्रंथियाँ, आशुबली ग्रंथियाँ आदि बहिःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। ये ग्रंथियाँ स्रावित पदार्थ को नलिका के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थायराइड ग्रंथि तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो थायराइड ग्रंथि किसे बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि गर्दन में स्वर यंत्र और श्वास नली के बीच में स्थित होता है। ये द्विपिंडकीय होती है तथा दोनों पिंड आपस में एक पतले सेतु के द्वारा जुड़े हो रहते हैं। यह सेतु इथमस कहलाता है। ये इसको ध्यान में रखेंगे, हो सकता है पूछ सकता है। इस सेतु को इथमस कहते हैं। थायराइड ग्रंथि का आकार तितली नुमा होता है। ये भी हम ध्यान में रखेंगे कि थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है। हो सकता है एग्जाम में इसे पूछ दे, तो तितली नुमा होता है। यह ग्रंथि छोटी छोटी पुटिकाओं की बनी होती है। इन पुटिकाओं के बीच में रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। इन रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। पुटिक कोशिकाएं एक लसदार तथा पारदर्शक द्रव का स्रावन करती हैं, जिसमें थायराइड हार्मोन्स उपस्थित रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हार्मोन। नेक्स्ट है हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो पदार्थ निकलते हैं उन्हें हार्मोन कहा जाता है। यह रासायनिक यौगिक होते हैं, इसलिए इसे रासायनिक नियामक भी कहा जाता है। कुछ हार्मोन्स तंत्रिकाओं के साथ भी शरीर की अधिकांश क्रियाओं का नियमन करते हैं। इस प्रकार के नियमन को तंत्रिकीय अंतःस्रावी नियमन भी कहा जाता है। हार्मोन्स रासायनिक रूप से पेप्टाइड, एस्टेरॉयड और अमीन्स तथा अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। इसमें 51 प्रकार की अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल 2 प्रकार की श्रृंखलाओं द्वारा सजे होते हैं। पहले श्रृंखला 21 अमीनो अम्ल होते हैं तथा दूसरी श्रृंखला में 30 अमीनो अम्ल। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 30 अमीनो अम्ल
एक समान स्वास्थ्य व्यक्ति प्रतिदिन 50 यूनिट इंसुलिन का स्रावन करता है, जबकि अग्नाशय में इसकी संग्रह क्षमता 200 यूनिट तक होती है। इसलिए इंसुलिन अग्नाशय से हमेशा निकलता है। ये पूछा जा सकता है कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है। इंसुलिन डायबिटीज़ के रोगियों के लिए दिया जाने वाला मेडिसिन है। इसी की सही वर्क ना करने की वजह से लोगों में डायबिटीज़ की समस्याएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल लंबे चेन की एक श्रृंखला है। शरीर में इसकी जैविक महत्ता है। इसका पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन कहलाता है। ल्यूसीन, हिस्टोडीन, आइसोल्यूसीन प्रमुख अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अमीनो अम्ल तो हमने देख ही लिया, भोजन देख लेते हैं। भोजन वह खाद्य पदार्थ जिसके खाने से शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण एवं जल की प्राप्ति होती है, उसे भोजन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ भोजन कहलाते हैं, जैसे चावल, दाल, सब्जी आदि। नेक्स्ट देखते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व हमारे आहार के वे तत्व हैं जो शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप पोषण प्रदान करते हैं, अर्थात अपेक्षित रासायनिक ऊर्जा देते हैं। इनमें प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। नेक्स्ट देखते हैं पोषक तत्वों के बारे में। प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं, वो कौन कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट पहला है कार्बोहाइड्रेट। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन यह शरीर की वृद्धि करता है, यह बच्चों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन शरीर को वृद्धि करता है और यह बच्चों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। वसा, इससे शरीर को 3 अम्ल मिलते हैं, लिनोलेनिक तथा आर्किडोनिक। शरीर में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण के लिए इसकी उपस्थिति आवश्यक है। जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे कि ए, डी, ई के, इन विटामिनों को घुलने के लिए वसा चाहिए होता है। वसा नहीं हो तो ये विटामिन अपना ठीक से वर्क नहीं कर पाएंगे और शरीर से बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट है कैल्शियम। यह हड्डी के विकास और मजबूती के लिए आवश्यक है। फास्फोरस, यह भी हड्डी के विकास के लिए जरूरी है। लोहा, गर्भावस्था एवं स्तनपान कराने वाली अवस्था में इसकी विशेष आवश्यकता होती है। यह शरीर की रक्त अल्पता, हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कण प्रदान कर दूर करता है। नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी और वसा में घुलनशील होते हैं विटामिन ए, डी, ई के। विटामिन बी शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह कई रोगों से बचाव भी करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 9 नंबर है पोषण। पोषण शरीर की विभिन्न जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए भोजन में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन एवं अवशोषण के बाद सजीव द्वारा इन पौष्टिक तत्वों का उपयोग किया जाता है, जिससे शारीरिक वृद्धि होती है। तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत, शरीर को उष्णता प्राप्त होती है। विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण होता है, पोषण कहलाता है। नेक्स्ट है आहार व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का आहार कहलाती है। नेक्स्ट है संतुलित आहार। संतुलित आहार वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व जैसे कि कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण एवं विटामिन विद्यमान हो, जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त हो, संतुलित आहार कहलाता है। नेक्स्ट है असंतुलित आहार। तो संतुलित आहार को अपोजिट कर देते हैं तो असंतुलित आहार का हो जाएगा। जब आहार में एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता रहती है, वैसे आहार को असंतुलित आहार कहते हैं। तरल आहार। तरल आहार
जब रोगी ठोस आहार को खाने व पचाने में असमर्थ होता है तो उसे पेय रूप में आहार दिया जाता है। इसे ही तरल आहार कहते हैं। ऐसे आहार में आमतौर पर मिर्च, मसाले व फोक की मात्रा नहीं होती है। साथ ही तेज सुगंध वाले पदार्थ भी शामिल नहीं किया जाता है। तरल आहार उस रोगी को दिया जाता है जो ठोस भोजन नहीं ले पा रहा हो, तीव्र ज्वर, शल्य क्रिया, हृदय रोग, जठर शोथ, दस्त, उल्टी आदि से पीड़ित व्यक्ति को तरल आहार दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पूरक आहार। पूरक आहार किसे कहते हैं? तो दूध शिशु का पूरक आहार होता है, परंतु जब शिशु 6 से 7 माह का होता है तब उसकी उदर पूर्ति एवं समग्र पोषण के लिए माता का दूध पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उसकी बढ़ती शारीरिक मांग के लिए अन्य पौष्टिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति के लिए शिशु को आहार दिया जाता है, उसे पूरक आहार कहा जाता है। 6 माह तक शिशु को लौह लवण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में लौह लवण उपस्थित रहता है, परंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ लौह लवण की कमी होती जाती है। अतः पूरक आहार द्वारा लौह लवण, आयोडीन एवं आवश्यक विटामिन सी की कमी होती है। इसकी पूर्ति भी पूरक आहार द्वारा ही दी जाती है। पूरक आहार 3 प्रकार का होता है। ये पूछा जा सकता है पूरक आहार कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। पहला तरल पूरक आहार, दूसरा अर्ध ठोस पूरक आहार तथा तीसरा ठोस पूरक आहार। नेक्स्ट है आहार नियोजन। आहार नियोजन का अभिप्राय आहार की ऐसी योजना बनाने से है जिससे सभी पोषक तत्व उचित तथा संतुलित मात्रा में प्राप्त हो सके। आहार की योजना बनाते समय खाने वाले व्यक्ति की संतुष्टि के साथ साथ उसके स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना चाहिए। आहार नियोजन इस प्रकार करना चाहिए कि आहार लेने वाले व्यक्ति के लिए वह पौष्टिक, सुरक्षित एवं संतुलित तथा उसके सामर्थ्य में हो। नेक्स्ट देखते हैं आहार परिवर्तन। तो आहार परिवर्तन क्या है? आहार में परिवर्तन को आहार परिवर्तन कहा जाता है। जैसे रोज रोटी खाने की जगह कभी पुलाव, खीर या पुआ पूरी खाना आहार परिवर्तन है। स्वाद तथा स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से आहार परिवर्तन आवश्यक है। शारीरिक परिवर्तन तथा विकास की अवस्थाओं में आहार की संरचना में परिवर्तन किया जाता है। उदाहरण किशोर, गर्भवती महिला, धात्री माता तथा रुग्ण अवस्था में परिवर्तित आहार दिया जाता है। इसके अलावा भोजन में नवीनता लाने के लिए भी आहार में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखते हैं भोजन रूपांतरण। भोजन रूपांतरण में क्या आता है? तो आहार में शारीरिक स्थिति तथा अस्वस्थता के अनुसार परिवर्तन लाया जाता है। आहार दैनिक आवश्यकताओं के अनुसार खाए गए भोजन की कुल मात्रा को कहते हैं। विशेष अवस्था तथा विशेष परिस्थिति में भोजन में परिवर्तन किया जाता है। रुग्णावस्था या विशेष स्वास्थ्य अवस्थाओं में मूल आहार में परिवर्तन लाकर उस अवस्था या स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने को भोजन रूपांतरण कहते हैं। आहार परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। ये पूछा जा सकता है आहार परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 होते हैं। मात्रा में परिवर्तन तथा आहार की गुणवत्ता में परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं सुपोषण। सुपोषण वह स्थिति है जिसमें भोजन में सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति की उम्र, लिंग, शारीरिक व मानसिक कार्य क्षमता और अन्य आवश्यकताओं के अनुकूल रहते हैं, सुपोषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है कुपोषण। कुपोषण वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक या एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता या असंतुलन से होती है, जिससे शरीर अस्वस्थ या रोगग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट है कार्बोज। कार्बोज ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। इसमें रेशे भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते हैं। ये रेशे भोजन की पाचन के दौरान आमाशय में क्रमाकुचन में सहयोग देकर भोजन को छोटी आंत में भेजने का कार्य करते हैं। इससे भोजन सरलता से पच जाता है। साथ ही यह मल निष्कासन में सहायता करता है और मलबद्धता से बचाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन।
प्रोटीन ग्रीक भाषा का शब्द प्रोटियोस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। प्रोटीन की खोज डच निवासी मोल्डर ने 1838 में किया। हमारे आहार में प्रोटीन का मुख्य स्थान है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन नितांत जरूरी है। शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाओं एवं तंतुओं की निरंतर टूट फूट होती रहती है, जिसकी मरम्मत प्रोटीन ही करता है। रक्त, मांसपेशियां, यकृत, अस्थि के तंतु, त्वचा, बाल आदि के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कोशिकाएं प्रोटीन की बनी होती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि जीवित रहने के लिए प्रोटीन अनिवार्य है। प्रोटीन को शरीर की आधारशिला की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। वसा ऊर्जा का शांत स्रोत है। यह शरीर को ऊर्जा एवं उष्णता प्रदान करता है। यह त्वचा के नीचे वसीय उत्तक के रूप में जमा होता है। आवश्यकता पड़ने पर यह टूटकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। घी, तेल, मूंगफली, वनस्पति घी, सरसों का तेल तथा अन्य सभी तिलहनों में वसा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। 1 ग्राम वसा से 9.1 या 9.2 कहीं कहीं लिखा रहता है किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। एग्ज़ाम में अगर 9 भी दिया रहे तो आप उसे भी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। कई बार तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है कि विटामिन क्या है और ऑप्शन में दे देता है कार्बनिक यौगिक। तो पहला तो इसी पे ध्यान रखेंगे कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, जिसके आवश्यक पोषक तत्व कहा जाता है शरीर में इसकी आवश्यकता बहुत कम होती है, परंतु शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यह आवश्यक है। शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है तथा रोगों को लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। यह शरीर में उत्प्रेरक की भांति कार्य करती है और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करने में सहायता करती है। अतः भोजन में विटामिन युक्त आहार लेना अति आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं खनिज लवण। खनिज लवण से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ होता है, पहला तो यही हम ध्यान रखेंगे। इसमें कार्बन की मात्रा लेश मात्र भी नहीं होती। हमारे शरीर की कुल भार का 4% हिस्सा खनिज लवण का होता है। इस प्रकार खनिज लवण की अल्प मात्रा ही शरीर में विद्यमान रहती है, परंतु अल्प मात्रा में होते हुए भी इनकी महत्ता शरीर निर्माण तथा सुरक्षा की दृष्टि से अमूल्य है। यह शरीर की वृद्धि एवं विकास के साथ साथ निर्माण का भी कार्य करती हैं। इसके द्वारा शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियमन भी होता है। भोजन में खनिज लवण की कमी से अनेक बीमारियां होती हैं, फलतः हमारा शरीर कुपोषित होकर रोगग्रस्त हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। 4% खनिज लवण होता है, उन 4% में 2% कैल्शियम ही होता है। तो खनिज लवण की सबसे बड़ी मात्रा पूछा जाए तो हम कैल्शियम को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल तो जल ही जीवन है, ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। हम बिना खाना खाए हफ्ता दिन तक जी सकते हैं, बट बिना जल के हम हफ्ता दिन तक नहीं जी सकते हैं। तो जल मनुष्य की एक मौलिक आधारभूत आवश्यकता है। यह घोलक के रूप में कार्य करता है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए जल आवश्यक है। भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, वहन, उत्सर्जन आदि कार्यों के लिए जल आवश्यक है। सभी भोज्य तत्वों में जल की मात्रा विद्यमान होती है। हमारे शरीर का अधिकांश भाग 66% जल है। इसके बिना जीवन को जीना संभव नहीं है। इसी कारण कहा जाता है जल ही जीवन है। नेक्स्ट देखते हैं कठोर जल। अब जल के बारे में दिया है तो उसके बारे में थोड़े और देख लेते हैं विस्तार रूप में। कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की उच्च मात्रा होती है, तो ऐसे जल को कठोर जल कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी पूछता है। तो जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की उच्च मात्रा होती है, ऐसे जल को कठोर जल कहा जाता है। इसमें साबुन का झाग देर से बनता है तथा वस्त्र की अशुद्धियाँ भी देर से निकलती हैं। बहुत बार पूछता है कि कठोर जल में साबुन का झाग निकलता है या नहीं,
तो यहाँ देर से निकलता है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की उच्च मात्रा को ही कठोर जल कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नरम जल, नरम जल में नमक की मात्रा कम होती है, इस कारण इसमें साबुन का झाग आसानी से बनता है, साथ ही वस्त्र की अशुद्धियाँ आसानी से निकल जाती है। नेक्स्ट देते हैं जल की अशुद्धियाँ। तो जल में दो प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। पहला है घुलित अशुद्धियाँ तथा दूसरा अघुलित अशुद्धियाँ। घुलित अशुद्धियाँ वे अशुद्धियाँ होती हैं जो घुलित अवस्था में होती है, इन्हें छानकर अलग नहीं किया जा सकता, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम के कण, सीसा के कण, नमक की अधिकता आदि। इसके विपरीत अघुलित अशुद्धियाँ वे अशुद्धियाँ हैं जिन्हें छानकर अलग किया जा सकता है, जैसे कि कूड़ा करकट, पेड़ के पत्ते इत्यादि। नेक्स्ट देखते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण वह दशा जिसमें शरीर में पानी की कमी हो जाती है, निर्जलीकरण कहलाता है। यह रोग नहीं है बल्कि एक अवस्था है, इससे प्रभावित व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जब भी डिहाइड्रेशन या फिर निर्जलीकरण लोगों को होता है तो हम उसे जीवन रक्षक घोल ORS पिलाते हैं। नेक्स्ट है जीवन चक्र घोल। अभी मैंने बताया इसके बारे में दे ही दिया, जीवन चक्र घोल या फिर ORS। तो ORS का अर्थ है फुल फॉर्म ही समझ लीजिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS का फुल फॉर्म क्या है? तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये सूखे नमकों तथा विशेष मिश्रण है। ये नमक और चीनी का विशेष मिश्रण है जो पानी के साथ उचित रूप में पिलाने पर अतिसार में निष्कासित अत्यधिक जल की कमी को पूरा करने में सहायता करता है। शरीर में जल तथा लवण की कमी के कारण निर्जलता की स्थिति उत्पन्न होती है। इस स्थिति से बचाने के लिए रोगी को ORS का घोल पिलाया जाता है। ORS घोल को जीवन रक्षक घोल भी कहा जाता है। अब ये धब्बों के बारे में देख लेते हैं। वह निशान जो कपड़ों के रंग को खराब कर दे उसे धब्बा या दाग कहा जाता है। बहुत सावधानी बरतने पर भी कपड़ों में दाग धब्बे पड़ ही जाते हैं। ये दाग धब्बे केवल कपड़े ही की सुंदरता को ही कम नहीं करते बल्कि इससे हमारी असावधानी भी प्रदर्शित होती है। धब्बे के कारण वस्त्र पहनने लायक नहीं रहता, अतः धब्बे को छुड़ाना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है, अब धब्बों के प्रकार देख लेते हैं। प्राणिज धब्बे। प्राणिज पदार्थों के द्वारा लगने वाले धब्बे प्राणिज धब्बे कहलाते हैं। इन धब्बों में प्रोटीन होता है, इसलिए इसे छुड़ाते समय गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी पे ये पक्के हो जाते हैं। ठंडे पानी से रगड़कर इसे साफ किया जा सकता है। तो प्राणी जगत के जो धब्बे होते हैं वो प्रोटीन युक्त होते हैं, और प्रोटीन जब भी गर्म, जैसे कि हम अंडे को बॉईल करते हैं तो वो गर्म होने पे जम जाता है ना, ठीक वैसे ही जो प्राणी जगत के जो भी ब्लड हो या फिर कुछ भी दाग लगते हैं तो उनके जो दाग होते हैं वो जम जाएंगे। अगर हम उन्हें गर्म पानी से धोएंगे तो उसे हम ठंडे पानी से साफ करते हैं ताकि वो आसानी से निकल जाए। वानस्पतिक धब्बे। तो पेड़ पौधे से प्राप्त पदार्थों द्वारा लगे धब्बे वानस्पतिक धब्बे कहलाते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, सब्जी, फल फूल आदि से लगने वाले धब्बे। नेक्स्ट देख लेते हैं खनिज धब्बे। खनिज धब्बे खनिज पदार्थों द्वारा लगे धब्बे को खनिज धब्बा कहा जाता है, जैसे जंग, स्याही तथा औषधि द्वारा लगे धब्बे खनिज धब्बे हैं। इन्हें छुड़ाने के लिए हल्के अम्ल का प्रयोग किया जाता है खनिज धब्बों को छुड़ाने के लिए। और स्टार्च लगाना। वस्त्रों में ताजगी, नवीनता, कड़ापन, चमक, क्रांति, आकर्षण एवं सौंदर्य लाने के लिए स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। चावल, गेहूं, मक्का, आलू, शकरकंद, अरारोट आदि स्टार्च के अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट देखते हैं विरंजक। विरंजक क्या है? तो विरंजक प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए जिन तत्वों तथा पदार्थों की सहायता ली जाती है उन्हें विरंजक कहा जाता है। खुली धूप, हरी घास, झाड़ियाँ आदि प्रकार प्राकृतिक विरंजक हैं। नेक्स्ट देखते हैं विरंजन। वस्त्र के मटमैले, पीलेपन एवं दाग धब्बे को हटाने तथा अशुद्धियों से मुक्त करने एवं उन पर सफेदी एवं उज्ज्वलता लाने की प्रक्रिया को विरंजन कहते हैं। नेक्स्ट है बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए,
कपड़ों की वार्षिक देखभाल। वस्त्र चाहे सस्ता हो या महंगा, उसकी उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। वस्त्रों की उचित देखभाल न कर पाने पर हम विभिन्न रोगों के शिकार हो जाते हैं, जैसे कीमती से कीमती वस्त्र भी नष्ट हो जाते हैं। जब कपड़े की देखभाल सालाना की जाती है तो उसे वार्षिक देखभाल कहा जाता है। प्रायः उन्हीं कपड़ों की देखभाल वार्षिक की जाती है। पूछा जा सकता है किन कपड़ों की देखभाल वार्षिक की जाती है, तो उन्हीं कपड़ों की, क्योंकि इन्हें हम ठंड के मौसम में ही यूज करते हैं। तंतु या रेशा वस्त्र निर्माण की मूलभूत इकाई है। इसके बिना वस्त्र निर्माण करना संभव नहीं है। प्राकृतिक में अनेक प्रकार के रेशे पाए जाते हैं, परंतु सभी रेशों से वस्त्र निर्माण का कार्य संभव नहीं है, क्योंकि सभी रेशे में वे सारे गुण नहीं पाए जाते जो वस्त्र निर्माण के लिए आवश्यक हो। जैसे कि जूट का रेशा, जूट के रेशे से हम वस्त्र का निर्माण नहीं करते हैं। जूट का रेशा हो गया और कापोक हो गया। नेक्स्ट है तंतु तो हमने देख ही लिया। प्राकृतिक रेशा, प्राकृतिक पदार्थ वे सभी रेशे जो प्राकृतिक में उपस्थित किसी भी स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं, जैसे कि कीड़े, जानवर, पेड़ पौधे अथवा खनिज पदार्थों के रूप में प्राकृतिक में विद्यमान रहते हैं। वानस्पतिक रेशे, वे रेशे जो वनस्पतिक जगत से प्राप्त किए जाते हैं वानस्पतिक रेशे कहलाते हैं। इन रेशों का उद्गम स्थान पेड़ पौधे होते हैं। कपास वानस्पतिक जगत से प्राप्त सभी रेशों में सर्वश्रेष्ठ होता है। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। मैंने एक वीडियो में इसे इंक्लूड किया था, पर आई थिंक कि बहुत कम लोग होते हैं जो वीडियो को लास्ट तक देखना चाहते हैं। मैं इसे स्टार्टिंग में रखना चाहती थी, बट बाय लक लास्ट में ही आ गया। बट जो लास्ट तक देखेंगे उनके लिए बेनिफिट है। तो विषाणु जनित रोग याद करने का ट्रिक जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ट्रिक है विषाणु जनित रोगों के लिए। ये सारे रोग जो दिए गए विषाणु जनित है। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। तो इसे बहुत मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं ही फर्स्ट बार बता रही हूँ, बहुत से यूट्यूब पे भी मैंने पहले भी देख चुका है। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। तो ये विषाणु जनित रोगों का है। तो ए से हो गया एड्स, चाचा से हो गया चेचक, इन्हें से हो गया इन्फ्लुएंजा, डांटो से हो गया डांटो में डा से हो गया डेंगू, टो से हो गया ट्रिकोमा, मत से हो गया मेनिंजाइलिसिस, ख से हो गया खसरा, रे से रेबीज, गाल से हो गया गलसुआ और पर से हो गया पीलिया, छापों से हो गया पोलियो। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। तो इनको आप ऐसे देख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में करके, इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। तो ये तो हमें याद ही हो सकता है। तो इसका अगर हम फर्स्ट पॉइंट भी अगर अपने आंसर से मिला लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी हेल्प करेगा। ए से एड्स हो गया, चाचा से चेचक हो गया, इन्हें से इन्फ्लुएंजा हो गया, डा से हो गया डेंगू और टो से हो गया ट्रोकोमा, मत से हो गया मेनिंजाइलिसिस, ख से हो गया खसरा, गाल से हो गया ख से हो गया खसरा और खरे, रे से हो गया रेबीज, गाल से हो गया गलसुआ, पर से हो गया पीलिया और छापों से हो गया पोलियो। छापों के पो ले लिए तो पो से पोलियो हो गया। ऐसे याद करने में क्या होता है ना कि हमें याद करने में भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है और कहीं ना कहीं माइंड में फिट भी हो जाता है। नहीं तो सिंपली अगर हम ऐसे भी याद करते हैं हमारे माइंड में फिट हो ही जाएगा। बहुत पुरानी कहावत है कि रसरी आवत जात से सिल पे पड़त निशान। तो कोई भी बचपन से थोड़ी ना सीख के बड़ा हुआ रहता है, बड़े होते होते ही सीखते हैं। तो वो सीख के ही आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप ऐसे भी माइंड में बिठाना चाहें तो बिठा सकते हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए ट्रिक सही रहता है। इसको मैंने एक शॉर्ट्स में मैंने इसे डाला था, पता नहीं कितनों ने देखा है। मैंने सोचा वीडियो में इंक्लूड कर देती हूँ, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
और ये तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ट्रिक। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, हम बहुत बार इसे भूल जाते हैं। जैसे पुत्र अड़ा डैड फंसा, ये बहुत ईजी है और इसको याद किया जा सकता है। पुत्र से पुर्तगाली, पुत्र से पुर्तगाली, से अंग्रेज, डा से डच, डैड से डैनिश, फ से फ्रांसीसी और स से स्वीडिश। ये बहुत ही इजी है। पुत्र अड़ा डैड फंसा, तो पुर्तगालियों का आगमन 1498 में हुआ था। अंग्रेज 1600 में आए थे, डच 1602 में आए थे, डेनिश 1600 में आए थे, फ्रांसीसी 1664 में आए थे और स्वीडिश 1731 में आए थे। ये थे आज के हमारे वीडियो के इम्पोर्टेंट पॉइंट। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।